Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today we learn about what kind of proteins are available in diet, their content and their quality. So let's continue. Excess protein in diet. Protein eaten in excess of daily requirements cannot be stored. तो पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि देखें, हम कार्बोहाइड्रेट्स एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो वो स्टोर हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ठीक है, अगर उससे भी ज़्यादा हो तो फिर वो स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ फैट. हम फैट लेते हैं तो वो ऑब्वियसली फ़ैट की फॉर्म में स्टोर होता है. लेकिन जो प्रोटीन है, एक्स्ट्रा प्रोटीन की कोई और जगह है ही नहीं. जितना प्रोटीन आपकी बॉडी को ज़रूरत है वो उतना प्रोटीन यूज़ कर लेगी और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होगा उसको वो फ़ैट में कन्वर्ट करेगी. ठीक है, तो ऐसा कोई सिस्टम हमारी बॉडी में अवेलेबल ही नहीं है एक्स्ट्रा प्रोटीन को स्टोर करने का. इसीलिए इट्स एडवाइजेबल कि आप अपने रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रोटीन डाइट में मत लें. द पोटेंशली टॉक्सिक नाइट्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड कन्वर्टेड टू यूरिया एंड अदर रिलेटिवली हार्मलेस सब्सटेंसेस. तो होता क्या है, जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं तो आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन होता है. ठीक है, तो तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन ही होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. तो ये जो नाइट्रोजन है हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. जैसे हम डाइट में प्रोटीन को लेते हैं, बॉडी क्या करती है, बॉडी ये जो टॉक्सिक नाइट्रोजन है अमाइनो एसिड्स में, इसको कन्वर्ट कर देती है यूरिया में. और यूरिया कैसे, यूरिया जो है वो हमारी किडनीज़ उसको यूरिन में एक्सक्रीट कर देती हैं. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलेटिवली हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है और वो सब्सटेंस भी एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के ज़रिए से. द अदर पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट और ग्लूकोज. दिस मे बी स्टोर्ड और यूज्ड इमीडिएटली फॉर एनर्जी. तो जितनी आपकी जैसे ही बॉडी में आया, ठीक है, नाइट्रोजन तो निकल गया, अब जो बाकी पार्ट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी के लिए यूज़ हो जाता है या फैट में कन्वर्ट होके स्टोर हो जाता है. ठीक है, ओकेजनल कंजम्पशन ऑफ हाई प्रोटीन डाइट इज़ नॉट डेट्रीमेंटल फॉर एडल्ट्स. Consumption of excess proteins over long periods increases the tendency of development of kidney stones due to excessive formation of urea. अब देखें, तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया. प्रोसेस ये है कि जितना भी आपका एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है, ठीक है, उसमें से नाइट्रोजन निकल के यूरिया में कन्वर्ट होता है और यूरिन के ज़रिए से बाहर निकल जाता है. ठीक है, बाकी जो होता है वो या तो फैट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, ये एक्स्ट्रा प्रोटीन की फेट है बॉडी में. अब अगर हम नॉर्मली या ओकेजनली, जैसे आप फीस्ट होता है या आप जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे अच्छी एग्जांपल इसकी यही है, ईद उल अज़हा पे मुसलमान मीट खाते हैं. ठीक है, और एक्स्ट्रा मीट खाते हैं और पूरे का पूरा लंच डिनर जो है ज़्यादातर उनका मीट का ही होता है. ठीक है, तो उन टाइम्स पर आपकी जो है कंजम्पशन प्रोटीन की हाई हो जाती है. तो वंस इन अ वाइल अगर आप ओकेजनली आप हाई प्रोटीन डाइट ले लेते हैं या हाई प्रोटीन अपनी डाइट में ले लेते हैं तो वो इतना ज़्यादा बॉडी के ऊपर नुकसान नहीं होता. लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए आप एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हैं अपनी डाइट में तो तब मसला होता है. तब क्या होता है कि आप जो हैं आपकी बॉडी को बार बार जो है वो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन उसको यूरिया में कन्वर्ट करना पड़ता है और यूरिन के ज़रिए से एक्सक्रीट करना होता है. तो किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर इसी बाइस पर प्रोटीन्स के इसी एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा नाइट्रोजन लोड जो था, ठीक है, उसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके लिए टॉक्सिक हो जाता है बॉडी में. टू मच प्रोटीन इज़ इंजूरियस फॉर बेबीज़. एडल्ट्स तो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बेबीज़ की डाइट में ज़्यादा प्रोटीन कर दें तो वो उनके लिए हाईली नुकसानदेह. क्यों? क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, उनकी जो किडनी है वो एक्चुअली अभी तक फुली डेवलप नहीं हुई भी होती है. क्योंकि किडनीज़ फुली डेवलप नहीं हुई हुई होती हैं तो किडनीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है एक्स्ट्रा नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट करके यूरिन के ज़रिए से निकालने में. ठीक है, तो इमेच्योर किडनीज़ के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेन पड़ता है वो बेबीज़ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है.
Unless the infants are given sufficient water, the extra urea formed from excess protein is not excreted and accumulates in the bloodstream, making the baby thirsty and nauseated. तो इसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं. ये टॉक्सिक कंडीशन है जिसमें अगर हम एक्स्ट्रा प्रोटीन दे रहे हैं बच्चे को तो वो वैसे ही किडनी पे नुकसान होगा कि किडनी उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसको यूरिया में कन्वर्ट करने में. अब दूसरा, अगर हम उनको साथ में एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं देते हैं, एक्स्ट्रा फ्लूइड इनटेक भी नहीं है, तो आपको पता है कि यूरिन आपका बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता जब तक एक्स्ट्रा फ्लूइड आपकी बॉडी में नहीं होता. तो जब फ्लूइड नहीं होता तो यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता, यूरिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा तो यूरिया ब्लड स्ट्रीम में जमा हो जाएगा. ब्लड स्ट्रीम में जमा होने की वजह से बेबी जो है, ये एक टॉक्सिक कंडीशन है जिसमें जो उसका सिम्टम ये है कि बेबी नॉजिएटेड हो जाता है. ठीक है. अब ये हम बेबीज़ को किस तरीके से, हम बेबीज़ के तो दांत नहीं होते तो हम वो तो नहीं खा सकते हैं चिकन या अंडा. ठीक है. वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं वो मिल्क की फॉर्म में लेते हैं. अक्सर मदर्स होती हैं बाज़ार से मिल्क फार्मूला लेती हैं. ठीक है. और मिल्क फार्मूला के ऊपर इंडिकेटेड होता है कि आपने एक बॉटल के अंदर 3 स्कूप्स डालने हैं या 2 स्कूप्स डालने हैं और वो स्कूप्स उस बेबी फार्मूला के अंदर होते हैं. आपने प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट ही डालनी होती है फीडर के अंदर. अगर आप वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट नहीं डालते हैं तो क्या होता है, मतलब कई माएँ कहती हैं कि हमारा बच्चा जल्दी जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी जल्दी हेल्दी हो जाए, तो वो 3 के बजाय 1 एक्स्ट्रा स्कूप डाल देती हैं. वो जो 1 एक्स्ट्रा स्कूप है उससे मिल्क की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो जाती है. वो कंपोजिशन जो है बेबी बेयर नहीं कर सकता. वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अभी बेबी की इमेच्योर ऑर्गन्स बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, तो फिर बेबी के ऊपर नुकसान होता है. ठीक है. तो इसीलिए एक्स्ट्रा प्रोटीन हमें डाइट में नहीं लेना चाहिए. कई लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि एथलीट बनना है या वेट गेन करना है. ठीक है. और अच्छे तरीके, हेल्दी तरीके से वेट गेन करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं. या कई लोग कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट तो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, कार्बोहाइड्रेट फूड से तो आप मोटे होते हैं, तो चावल और इस तरह की चीज़ें खाना बंद कर देनी चाहिए. और इसके बजाय अगर हमने वेट भी लूज़ करना है और लेकिन हमने सिर्फ हेल्दी लेना है और एनर्जी भी होनी चाहिए तो सिर्फ प्रोटीन कंटेनिंग फूड खाएं, तो उससे जो है आपकी बॉडी में इस तरीके से नुकसान होता है. तो हमेशा हमने वी हैव टू गो फॉर बैलेंस. हम कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट ज़्यादा नहीं ले सकते डाइट में, वो ज़्यादा भी नुकसानदेह है, कम भी नहीं ले सकते, कम भी नुकसानदेह है. अप्रोप्रिएट अमाउंट लेनी है आपने हमेशा. ठीक है. तो इसीलिए हम फैट को भी इग्नोर नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट को इग्नोर भी नहीं कर सकते और प्रोटीन को भी इग्नोर नहीं कर सकते. अब अगर हम देखें कि डाइट में प्रोटीन अगर कम हो जाए तो क्या होता है, अगर प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाए बॉडी में तो क्या फ़र्क पड़ता है. द बॉडी कैन बिकम डिप्लीटेड ऑफ प्रोटीन्स बाय डाइट्स लो इन प्रोटीन, in alcoholism and in starvation when amino acids are diverted away from repair and used for energy. Children are more readily affected and suffer from kwashiorkor and marasmus. तो होता क्या है कि जब आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है या अक्सर ऐसा होता है कि आप स्टारवेशन पर होते हैं या अल्कोहलिज़म भी आपका मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप ले रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं. ठीक है. तो तब ऐसा होता है कि जो आप एनर्जी के लिए, फिर क्या होता है कि बॉडी प्रोटीन को एनर्जी के लिए यूज़ करती है. ठीक है. फिर क्या होता है, प्रोटीन का जो असल मकसद था मसल ग्रोथ, रिपेयरिंग, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, ठीक है, बाकी बॉडीली फंक्शंस को रेगुलेट करना, वहाँ से प्रोटीन जो है वो फंक्शंस पूरे नहीं कर पाता, वो फिर एनर्जी के लिए यूज़ होना शुरू हो जाता है. तो ऐसे में क्या होता है कि प्रोटीन की डिफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से स्पेसिफिकली इन चिल्ड्रन ये डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है और वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं फ्रॉम क्वाशियोरकोर एंड मरासमस. क्वाशियोरकोर एंड मरासमस ये दोनों जो हैं प्रोटीन डिफिशिएंसी की टाइप्स हैं. बेसिकली एक आपका टॉपिक है प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन. ठीक है. तो उसमें होता ये है कि आपकी जो है क्वाशियोरकोर वो प्रोटीन की डिफिशिएंसी की वजह से होता है और मरासमस प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डिफिशिएंसी की वजह से होता है. ठीक है. तो हम देखते हैं क्वाशियोरकोर क्या है. लिटरली क्वाशियोरकोर मीन्स द इलनेस ओल्डर चाइल्ड गेट्स व्हेन अनदर चाइल्ड इज बॉर्न. द शॉर्टेज ऑफ protein retards growth and affects all parts of the body, but energy needs are often met. तो इसमें यह है कि आपकी जो है
अगर प्रोटीन की शॉर्टेज हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, ठीक है, बाकी बॉडी पार्ट्स इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। उल्टा जो है ग्रोथ रुक जाती है लेकिन एनर्जी नीड्स यूज़ होती रहती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, द स्किन फ्लेक्स एंड मे अल्सरेट, स्किन के ऊपर फ्लीकी स्किन हो जाती है, ड्राई रैशी स्किन हो जाती है, ठीक है। द हेयर स्पेयर्स, आपके हेयर्स बिल्कुल पतले रुआं हो जाते हैं बाल। एंड समटाइम्स लूजिंग इट्स डार्क कलर टर्निंग रेड, ब्राउनिश टाइप से या रेडिश टाइप से रुआं बाल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल हेयर टाइप का कलर होता है उनका। द मसल्स मे बी सो वेस्टेड, मसल्स आपके वेस्टेड होते हैं। वेस्टेड मसल का मतलब है कि मसल्स ख़त्म हो जाते हैं बॉडी में से, खाली बोन्स रह जाता है बच्चा। द चाइल्ड कैन नॉट क्रॉल, the child has a puffy appearance due to the accumulation of water and is less resistant to infection। एक और चीज़ होती है accumulation of water, इसको हम एडिमा कहते हैं। बच्चे में एडिमा हो जाता है और इन्फेक्शन से वो फाइट नहीं कर सकता। करेक्टरिस्टिक फीचर्स, इसके जो फीचर्स हैं उनमें एनीमिया, वेस्टिंग मतलब कि बिल्कुल मसल्स वेस्ट हो चुके हैं, मसल ख़त्म हो चुके हैं, एडिमा एंड फैटी लिवर। इफ़ नो ट्रीटमेंट इज़ गिवन, डेथ में अगर। तो ये आपके क्वेश्चन के सिम्टम्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ठीक है। अब आप आए मरासमस पे। इट इज़ वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन वाइड स्प्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी ये वाइड स्प्रेड है, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर होता है कि आपको क्वालिटी ऑफ फूड नहीं मिलता, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिल रही होती है, ठीक है। और क्वालिटी फूड आपका प्रोटीन कंटेनिंग फूड ही होता है। इट इज़ द चाइल्ड इक्विवेलेंट ऑफ स्टारवेशन। इनिशियली लैक ऑफ फूड चेक्स ग्रोथ। इफ़ गिवन सफिशिएंट फूड इन टाइम, द चाइल्ड इज़ लाइकली टू रिकवर। अदरवाइज द चाइल्ड वेस्ट्स अवे, fat stores are lost and used for energy. Later on, muscles are broken down. The child has a wizened appearance. तो हो क्या रहा है इसमें कि ये जो है इसमें प्रोटीन भी नहीं मिल रहा होती और एनर्जी भी नहीं बच्चे को मिल रही होती, ठीक है। तो ये वो टाइम है जब आप बच्चे, जब फॉर एग्जांपल डेवलपिंग कंट्रीज़ हों या जहाँ पे कहत हो गया हो या जहाँ पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर हिट कर गया हो, ठीक है, खाना पानी पीना प्रॉपर आपको फूड ही ना मिल रहा हो, तो प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो जाए, एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे में जो है बच्चा वेस्ट होना शुरू हो जाता है, फैट स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, जितने भी हैं। मसल्स भी ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं बच्चे के एनर्जी के लिए, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि मसल्स को ब्रेक डाउन करके उनमें से अमोनिया अमाइनो एसिड्स अलग करके अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मसल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एनर्जी के लिए यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और वाइज एंड अपीयरेंस हो जाती है बच्चे की, मतलब बूढ़ी शक्ल हो जाती है बच्चे की, लिटरली शक्ल बिल्कुल जैसे बूढ़े लोगों की फीचर्स और शक्लें नहीं होती हैं, रिंकल्स आए हुए होते हैं, और इस तरह की शक्ल बच्चे की हो जाती है। और इसमें क्या होता है, ये एक चीज़ है मरासमस में, बच्चे की पूरा बच्चा कमज़ोर होता है लेकिन पेट जो है वो बिल्कुल फूल जाता है, पॉट बेली जैसे उल्टा घड़ा रखा होता है, इस तरीके से फूल जाता है, बिल्कुल स्वलन हो जाता है। और इसमें डायरिया भी हो जाता है। द चाइल्ड इज़ लेथार्जिक एंड लेस रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शंस, ठीक है, इन्फेक्शंस हो सकती हैं उसको, ठीक है। और उससे क्या होता है कि क्योंकि इन्फेक्शन से वो रेजिस्टेंट नहीं होता तो कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। मरासमस टिपिकली अकर्स इन द अर्ली मंथ्स ऑफ लाइफ, ऑफन अर्ली वीनिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट। अक्सर ऐसा भी होता है कि मरासमस तभी एग्जिस्ट करता है जब क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अब बेबी इज़ ऑन ह्यूमन मिल्क, ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है उसको, ठीक है, और वहाँ से अगर उसको जल्दी छुड़वा दी जाए ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, और उसके बाद उसको गाय का दूध देना शुरू कर दिया जाए या बाकी खाने पीने देना शुरू कर दिया जाए, अगर प्रॉपर उसको खाने पीने देना दिए जाएँ तो वो नुकसानदेह है, क्योंकि बच्चे को आप सिर्फ 2 ही चीज़ें दे सकते हैं, या ह्यूमन मिल्क या बेबी फार्मूला मिल्क। काऊ मिल्क या गोट मिल्क जो है बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं। तो ये देखें, ये डिफरेंसेस हैं।
मेरास्मस में बच्चा बिल्कुल वेस्ट अवे हो चुका होता है, स्किन एंड बोन्स रह चुका होता है, ठीक है। और क्वाशियोरकोर में क्या होता है कि बच्चे की पॉट बेली होती है। मेरास्मस में वेट लॉस होता है, डिहाइड्रेशन होती है, स्टमक श्रिंक करता है और डायरिया होता है। क्वाशियोरकोर में वेट गेन की इनएबिलिटी होती है, एडिमा होता है, स्वेलिंग हो जाती है और स्टमक बल्ज कर जाता है। ये बच्चा असल में ये नहीं है कि बच्चे की पूरी बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ है, स्वेलिंग हो जाती है बच्चे में, ठीक है। तो इसलिए इस तरह की अपीयरेंस हो जाती है। क्वाशियोरकोर में उन बच्चों के अंदर डेवलप करता है जिनके अंदर प्रोटीन नहीं होता। मेरास्मस में प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की डिफिशिएंसी हो जाती है। क्वाशियोरकोर में बिटवीन 6 मंथ्स एंड 3 years ऑफ एज के बच्चों में होता है। मेरास्मस 1 year ऑफ एज के बच्चों में होता है। क्वाशियोरकोर में सबक्यूटेनियस फैट, मतलब जो स्किन के नीचे फैट है वो रहती है, लेकिन मेरास्मस में आप देखें बिल्कुल स्किन एंड बोन्स रह गया बच्चा, स्किन के नीचे फैट नहीं होती। क्वाशियोरकोर में एडिमा प्रेजेंट होता है, मेरास्मस में एडिमा प्रेजेंट नहीं होता है। एडिमा का मतलब है कि पानी आपकी स्किन के नीचे भर जाता है, ठीक है। इनलार्ज्ड फैटी लिवर होता है, मेरास्मस में फैटी लिवर नहीं होता। रिब्स प्रोमिनेंट नहीं होती हैं, मेरास्मस में रिब्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं। बच्चा लिथार्जिक होता है, मेरास्मस में अलर्ट और इरिटेबल होता है। मसल वेस्टिंग माइल्ड होती है लेकिन मेरास्मस में बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे की क्वाशियोरकोर में पुअर एपिटाइट होती है, लेकिन मेरास्मस में बच्चा बिल्कुल भूखा होता है, उसको अगर खाना दें तो वो खाएगा। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोरकोर नीड्स एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स, जबकि मेरास्मस में उसको प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और फैट्स भी चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्वाशियोरकोर एंड मेरास्मस, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। Proteins in food supply different proportions of essential amino acids. Those proteins that approach the ideal well-balanced proportion that corresponds to human requirements when eaten alone and are readily digestible are good quality. In general, animal proteins are better quality than vegetable proteins. अच्छा देखें, जो हमारी फूड सप्लाई है, ठीक है, वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स दे रही होती है, ठीक है। मतलब ये है कि हर आपका फूड डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड्स देगा, ठीक है। अब ये प्रोटीन्स जो होती हैं ये कुछ आपकी वेल बैलेंस्ड प्रोटीन्स होती हैं जो अगर आप अप्रोप्रिएट अमाउंट में खाएं, ठीक है, तो वो फ़ौरन आपकी डाइजेस्टिबल भी हो जाएंगे, फ़ौरन हमें जो है हमारी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी करेंगी, ठीक है। ऐसी प्रोटीन्स जो हमारी रेडीली डाइजेस्ट हो जाती हैं, हमारी बॉडी की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं या हमें सारे एक्यूरेट प्रोपोर्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स देती हैं, ऐसी प्रोटीन्स को हम गुड क्वालिटी प्रोटीन्स कहते हैं, ठीक है। गुड क्वालिटी प्रोटीन ज़्यादातर डाइट में हमें एनिमल फूड्स में से मिलती हैं, ठीक है। जैसे अंडा खा लिया, अंडे को कहते हैं ना कि अ मील इन इटसेल्फ है, एग को भी कहते हैं अ मील इन इटसेल्फ है, ठीक है। तो अंडा, एग, चिकन, पोल्ट्री, मीट, बीफ, मटन, ठीक है, ये सब के सब जो हैं एंड फिश, ये सब के सब आपकी एनिमल प्रोटीन्स हैं। और अगर आप कहते हैं कि बच्चा बढ़ रहा है या कोई एथलीट बन रहा है या कोई इसमें रेसलर बनना है, तो हम उसको कहते हैं कि इसको मीट खिलाएं। क्यों कहते हैं? ताकि उसके अंदर ताकत आए, एनर्जी आए, उसके मसल्स बने, ठीक है। तो ऐसी प्रोटीन्स को हम गुड क्वालिटी प्रोटीन्स कहते हैं। The nutritional value of a protein depends to a large extent on the relation of amino acids in its molecule to those required for building new tissues. अब न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन क्या है? वो ये है कि किस तरह की अमाइनो एसिड्स एक फूड में हैं और वो वाले अमाइनो एसिड्स जो कि हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, नए टिश्यूज़ बनाने के लिए ज़रूरी हैं, तो उसको हम न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ प्रोटीन कहते हैं। इन एनी प्रोटीन अमाइनो एसिड विच इज़ फर्दस्ट बिलो द स्टैंडर्ड इज़ नोन एज लिमिटिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। लिमिटिंग अमाइनो एसिड कौन सा होता है? जो हमारा जो स्टैंडर्ड है उससे भी कम हो, मतलब कम अमाउंट में आपके वो हों अमाइनो एसिड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइसिन इन मीट प्रोटीन एंड मीथियोनिन एंड सिस्टीन इन बीफ प्रोटीन, ठीक है। ये हमारे लिमिटिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं।
The quality of protein is determined by biological tests. Among these, biological value, protein efficiency ratio and net protein utilization are of significance. तो अगर हमने देखना हो कि प्रोटीन की क्वालिटी कैसी है तो हम बायोलॉजिकल टेस्ट के ज़रिए से देख सकते हैं. अब वो डिटरमाइन हुई हैं, ठीक है. तो हम देखते हैं उनमें कुछ आपके स्पेसिफिक जो हैं वो हैं बायोलॉजिकल वैल्यू, प्रोटीन एफिशिएंसी रेशो और नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन. ठीक है, तो ये 3 हैं जिनको हम आगे फर्दर आपके लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, और इनसे हमें ये पता चलेगा कि प्रोटीन की क्वालिटी क्या है, कौन सी वाली प्रोटीन जो है किस तरह की होती हैं. ठीक है, बट दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन. अल्लाह हाफ़िज़.